नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी 2025 परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों की संपन्न और लगन मेहनत ने उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पे पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सफल उम्मीदवारों के नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वे अब राष्ट्र की सेवा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने योगदान देंगे। तो सेवा की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी 2025 परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उम्मीदवारों की संपन्न लगन और मेहनत ने उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सफल उम्मीदवारों के लिए नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वे अब राष्ट्र की सेवा, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान देंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने मंच से ही हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया है। कार्यक्रम में 2000 पुलिस और आरक्षियों को नियुक्त प्रमाण पत्र दिए। साथ ही सीएए के तहत पुलिस और इसके साथ ही पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। इसके बाद उन्होंने 1100 करोड़ के अधिक लागत की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धामी जी की सरकार के 4 साल और बीजेपी सरकार के 9 साल आज पूरे हो रहे हैं। उत्तराखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2026 में कहा कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र के समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि ईरानी की तरफ से एक जहाज के गलत जगह फंसने को लेकर सूचना मिली थी। भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान श्रीलंकाई तट के करीब ईरानी युद्ध पोत पर डूबा हुआ जाने के बाद आया है और नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में बोलते हुए जयशंकर ने शनिवार को कहा कि मैं सभी संयुक्त राष्ट्र के समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करता हूं। इसे ईरान की तरफ से संदेश मिला कि उनका एक जहाज जो उस समय शायद हमारी सीमा के करीब था, हमारे बंदरगाह पर आना चाहता था। उन्होंने बताया कि वे कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईआईटी चेन्नई में नारियल उत्पादक राज्यों के किसानों, कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ में एक विशेष बैठक की है। इस अवसर पर नारियल बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज मैं नारियल उत्पादक राज्यों के विकास और किसानों से मिलने आया हूं और इसको लेकर ही हमें मिलकर किसानों की समस्याओं को समझना और उनके लिए बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। नारियल उत्पादन के क्षेत्र में ही नवाचार, आधुनिक तकनीक को अपनाना जरूरी है ताकि किसानों की आय बढ़ सके और उत्पादन में सुधार। उत्पादक राज्यों के
किसानों से मैं मिलने आया हूं। यहाँ आईआईटी चेन्नई में तमिलनाडु सहित नारियल उत्पादक राज्यों के किसान इकट्ठा हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, अधिकारी हैं, नारियल बोर्ड के चेयरमैन सहित भारत सरकार के सभी अधिकारी आए हैं। तो आज किसानों के साथ हम डिस्कस करेंगे, इन सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने नारियल संवर्धन योजना नारियल उत्पादक किसानों के लिए बनाई है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट के समय की है। तो हम नारियल संवर्धन योजना में किसानों से बात करके उस योजना को अंतिम रूप देंगे। टारगेट है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना, प्रोसेसिंग सहित बाकी ऐसे सारे प्रयत्न करना जिससे हम नारियल के किसानों की इनकम बढ़ा सकें। इंटरक्रॉपिंग के लिए और कौन से प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योंकि नारियल जहां हम लगाते हैं काफी जगह खाली होती बीच में, तो कोको जैसी चीजें हम अतिरिक्त फसलों के रूप में उत्पादित करके ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज उन किसान भाइयों से मिलूंगा, उनसे चर्चा करूंगा और उनसे चर्चा करने के बाद फिर नारियल संवर्धन बोर्ड की विस्तृत योजना बनेगी। संकल्प हमारा यही है कि नारियल उत्पादक किसानों की इनकम को हमको बढ़ाना है, पुराने बागों की जगह नए बाग लगाना है और जो रीप्लांटिंग करने का काम करेंगे हम कोकोनट ट्रीज का, तो अच्छी क्वालिटी के क्लीन प्लांट मिले जिसमें रोग ना हो, उसके लिए अच्छी नर्सरी की जरूरत होगी, तो उसका इंतजाम भी करेंगे। लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के स्थित टेक्नो पार्क में आईटी पेशेवरों के साथ में इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने युवाओं, तकनीक और भारत के डिजिटल भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप से जुड़े युवा मौजूद रहे। राहुल गांधी ने उनसे संवाद करते हुए उनके अनुभव, चुनौतियां और सुझावों को सुना। उन्होंने कहा कि भारत के युवा आईटी सेक्टर देश के विकास और नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस नए अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अस्पताल राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और इसके साथ ही उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर हो रही है। इस नए अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, विशेषज्ञ और डॉक्टर मौजूद है। सुविधाजनक यहाँ पर चीजें मौजूद है जिससे मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संप्रभु संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं।
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई लाइन भी तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, जानने और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त। उत्तराखंड की धामी सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हरिद्वार में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हरिद्वार में धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, अमित शाह की कुशल रणनीति, अद्वितीय संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है। एक भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। जिनकी उपस्थिति हमको हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे सभी पूज्य संतगण में उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहां पधारने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी की कुशल रणनीति, संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए, सभी परिपाटी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अपने आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे और जहां पर उन्होंने राज्यपाल का स्वागत और अभिनंदन किया। और इसके साथ ही मुलाकात में दोनों नेताओं ने राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की और आपसी सहयोग को और मजबूत पर विचार विमर्श किया।
बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकिशोर यादव को नागालैंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास ए अड़े मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस औपचारिक भेंट के दौरान ही नीतीश कुमार ने उन्हें इस नई संवैधानिक जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। चंद्रकिशोर यादव का राज्यपाल बनना उनके दशकों लंबे राजनीतिक अनुभव और बिहार के विकास में उनके योगदान का सम्मान माना जा रहा है। राजस्थान के होनहार युवा अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम पूरे प्रदेश में और देश में भी रोशन किया है। उनकी इस उल्लेखनीय सफलता पर प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉल के माध्यम से अनुज अग्निहोत्री और उनके परिजनों से बातचीत कर उन्हें हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अनुज की उपलब्धि को राजस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि प्रदेश का हर नागरिक उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि अनुज ने अपनी कड़ी मेहनत, संपन्न लगन से ये मुकाम हासिल किया है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थिति के बावजूद जिस धैर्य और संकल्प के साथ उन्होंने तैयारी की, वो आने वाली पीढ़ियों को सिविल सेवा और प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए प्रेरित करेगा। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुभकामनाएं। की बात है आपसे बात करने के लिए सर। आपने राजस्थान का नाम भी रोशन किया है, माता पिता का नाम भी रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। जी, आप देश में प्रथम स्थान पर आए, आपको बहुत शुभकामनाएं। और आपके माता पिताजी को भी, परिवारजनों को भी, आपको उनकी प्रेरणा से और ईश्वर की कृपा से जो व्यक्ति मन में सोचता है वो आप बने हैं, इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे माता पिताजी। हाँ, नहीं, बात कराई। बिल्कुल। नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, नमस्कार। बहुत अच्छा। आपको बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अवसर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार 2500 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदकर एमएसपी रेट में 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देते हुए इसे 2625 रुपए प्रति क्विंटल करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को दिन में ही बिजली मिले और ऐसे कई कल्याणकारी योजनाओं को लगातार जारी रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपीएससी 2025 के परिणाम की भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि टॉप 10 में भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक और धार के पक्सल ने 8वीं रैंक हासिल की है। दोनों युवाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई। होने के नाते से किसानों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने का एमएसपी रेट है, उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी, उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की गई। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है, पानी फेरने में, प्यामाल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। बीते समय कृषि कैबिनेट जो बड़वानी में की है, ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति है जिसमें हमने सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प लिया। इसी के साथ साथ आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है।
जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। यहाँ आने वाले समय रंगारंग गेर निकलने वाली है, तो गेर के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। रंगों का ये त्योहार आनंद के साथ है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश की, देश की पुरानी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक त्योहार पर्व आनंद से मनाने की कल्पना करते हुए हम सब परस्पर सौहार्दपूर्ण संपर्क भी बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये बैठक मुंबई में हुई है और जहां पर तीनों नेताओं के बीच में राज्य के कई राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। वहीं सूत्रों की माने तो मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के मौजूद राजनीतिक हालात, विकास कार्य और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। हालांकि बैठक की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में मौजूद ऐतिहासिक गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने देश और दिल्ली की समृद्धि, शांति और लोगों के कल्याण की कामना की। गुरुद्वारा परिसर पहुंचने पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारी और श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसके साथ ही उपराज्यपाल संधू ने गुरु साहिब के दरबार में माथा टेककर अरदास की है और सेवा कार्यों में लगे सभी सेवकों से भी बातचीत की है। उन्होंने गुरुद्वारा की ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे पवित्र स्थल समाज को एकता, सेवा और मानवता का संदेश देते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राजधानी में हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में अब नागरिक अब असली आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनके अनुसार ये भी बताया गया है कि अगर दिल्ली में ही लोग होली नहीं मना सकते और क्रिसमस नहीं मना सकते तो फिर यहाँ पर लोग क्या करेंगे। दिल्ली में अब बस यही आज़ादी बची है कि इस दूषित हवा में खांसते रह जाएं। असल आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बात है, अगर दिल्ली के अंदर लोग होली नहीं खेल सकते, दिल्ली के अंदर लोग क्रिसमस नहीं मना सकते, दिल्ली के अंदर आप कर क्या सकते हैं? दिल्ली के अंदर सिर्फ आप इस धुएं के अंदर खांस सकते हैं। सिर्फ ये करने की आजादी है। दिल्ली के अंदर कोई आजादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हमारे साथ घूम घूम के कह रहे हैं कि जी गाय कूड़ा खा रही है, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को कुछ क्यों नहीं करती, कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हीं के लोगों की जो है वो गाय हैं, इन्हीं के लोग जो है व्यापार कर रहे हैं। बीफ का व्यापार भी यही कर रहे हैं, गाय का व्यापार भी यही कर रहे हैं और उसके नाम पर वोट भी यही लोग मांग रहे हैं। तो आज दिल्ली के अंदर कोई सेफ नहीं बचा। रेखा गुप्ता जी ने कहा था ना अपने रिस्क पर आना दिल्ली में, तो उन्होंने वैसी दिल्ली बना दी है जहां हर आदमी जो है रिस्क पे है। कहीं आप गड्ढे में गिर सकते हैं, कहीं आप त्योहार क्रिसमस मनाने पर आपके साथ मारपीट हो सकती है, होली मनाने पर आपकी हत्या हो सकती है। ये तो बड़ी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि आज कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ ना यहाँ ईसाई सुरक्षित है, ना यहाँ पे जो है हिंदू सुरक्षित है, ना यहाँ पे गाय सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNT।